Before starting the video, I would like to tell you something about ibpsguide.com. In their website, they provide a daily free question which help you to boost your preparation either for banking or SSC examination. Also, you can check out their test series which has high standard question with a detailed solution, and at the end of each test, we provide with smart analysis that how well you performed, which are the area you must work on, and also test series are available in both language, that is Hindi as well as English. It is accessible on both desktop as well as mobile app, whichever suits on you. For more information, you can visit estore.ibpsguide.com. Now let's move towards our video. Hello friends, welcome to IBPS Guide. So today we will be solving some English questions which you can say they are of fill in the blanks or fill in the appropriate word type. So let's begin with our lecture. There are some rules. In each of the following sentences, there is one blank space. So in one question, there will be 3 sentences and each sentence have one blank space. Now below each sentence, there are 4 words denoted by A, B, C and D. Now we have to find one word that is to be fitted in both the sentences like this and this. We have to fill in this word in both of these sentences and we have to fill this word in this one. ओके सो पहले और दूसरे सेंटेंस में हमें इन सारे ऑप्शंस का पहला वर्ड जो है वो देखना है कि फिट बैठ रहा है या नहीं, और जो सेकंड हमारा वर्ड है वो हमारे थर्ड सेंटेंस में फिलअप होना चाहिए. सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज HR department has dash the assessment process for the promotion of employees by adding 2 more tests in the process. So by adding 2 more tests in the process, either they have lengthened the process or either they have hardened it. तो या तो उसको जो है उन लोगों ने डिफिकल्ट बना दिया है, हार्ड कर दिया है, या फिर उसे लंबा कर दिया है प्रोसेस को. तो हमें एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो इन दोनों चीजों को फिट बैठाए इस वर्ड में, इस सेंटेंस में. सो फर्स्ट वर्ड इज सीज्ड. सीज मतलब किसी चीज को रोक देना, टू स्टॉप समथिंग, तो वो यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते. सेकेंड इज इंटरप्टेड, यानी कि उस प्रोसेस को उन्होंने इंटरप्ट कर दिया है, बीच में रोक दिया है, तो वो भी यहाँ पे फिट नहीं होता. थर्ड इज टर्मिनेटेड, उस मेथड को या उस प्रोसेस को खत्म ही कर दिया है, सो दैट ऑल्सो डू नॉट फिट इन दिस वन. देन ट्रंकेटेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रंकेटेड? ट्रंकेटेड इज टू शॉर्टन समथिंग बाय ईदर कटिंग द टॉप और द एंड, या तो उसका ऊपर का हिस्सा काट देना या उसके नीचे का हिस्सा काट के इस चीज को छोटा कर देना, तो वो भी नहीं है. एंड लास्ट वर्ड इज प्रोट्रैक्टेड. प्रोट्रैक्टेड इज लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक चले या जो ज्यादा लेंदी हो जो चीज, उसको हम बोलते हैं प्रोट्रैक्टेड. तो ये वर्ड इसमें सही बैठ रहा है. सो HR डिपार्टमेंट हैज प्रोट्रैक्टेड the assessment process for the promotion of employees by adding 2 more tests in the process. अब देखते हैं कि protracted word हमारे दूसरे सेंटेंस में भी सही बैठता है या नहीं. So हमारा सेकेंड सेंटेंस क्या है? स्टूडेंट्स डैश द डिस्कशन अननेसेसरीली इन द कॉन्वर्सेशन क्लास, दैट इज व्हाई आई हैड टू स्टॉप देम, सेड द टीचर. तो टीचर ने बोला कि स्टूडेंट्स ने डिस्कशन को बहुत ज्यादा लंबा खींच दिया था. अगर हम प्रोट्रैक्टेड लगाते हैं इसमें तो अननेसेसरीली उन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन क्लास में उस डिस्कशन को लंबा खींच दिया था, तो मुझे उन्हें स्टॉप करना पड़ा. तो आप किसी चीज को स्टॉप कब करते हो? जब वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाए. तो यहाँ पे भी हमारा ये वर्ड एकदम सही बैठ जाएगा, प्रोट्रैक्टेड. अब देखते हैं हमारा थर्ड सेंटेंस. Due to the dash measures implemented by the government, the economic growth rate has come down by 4%. तो ऐसा क्या मेजर लिया गवर्नमेंट ने जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है हमारी वो 4% से नीचे गिर गई? तो स्ट्रिक्टनेस मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स ले लिए, तो स्ट्रिक्ट मेजर्स लिखते हैं हम, स्ट्रिक्टनेस मेजर्स कुछ नहीं होता, ठीक है. ड्यू टू द स्ट्रिक्ट मेजर्स इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, तो स्ट्रिक्टनेस नहीं चलेगा इसमें. तो ये गया हमारा. देन ड्यू टू द रिगर मेजर्स. रिगर मतलब अ सडन फीलिंग ऑफ कोल्ड विद शिवरिंग, या एकदम से जो है कठोरता भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है. तो एकदम कठोर मेजर्स लिए ड्यू टू द रिगर मेजर, तो रिगर नहीं आएगा, इट विल बी ड्यू टू द रिगरस मेजर्स टेकन बाय द और इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट. देन ड्यू टू स्टर्न मेजर्स, नॉट स्टर्ननेस मेजर्स, सो इट वुड बी ड्यू टू द स्टर्न मेजर्स. देन ड्यू टू सीवियरिटी मेजर्स नहीं, सीवियरिटी इज अ कंडीशन. अगर हमें मेजर्स की बात करनी है तो हम इसमें लिखेंगे ड्यू टू सीवियर मेजर्स टेकन बाय दी और इम्प्लीमेंटेड बाय दी गवर्नमेंट. नाउ द लास्ट वर्ड इज ड्यू टू दी ऑस्टेरिटी measures implemented by the government, the economic growth rate has come down by 4%. So what is the meaning of austerity? Austerity is severity of a manner. किसी manner की severity को अगर हमें दिखाना है, austerity मतलब difficult होता है. Meaning of austerity is difficult economic conditions
created by government measures to reduce the public expenditure. तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टेरिटी, उस चीज को हम बोलते हैं डिफिकल्ट इकोनॉमिक कंडीशंस जो गवर्नमेंट के कानून कायदों से या गवर्नमेंट के मेजर्स से बन जाती है, क्योंकि पब्लिक का एक्सपेंडिचर जो है, खर्च करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो हमारा करेक्ट वर्ड हो जाएगा ऑस्टेरिटी। तो ये दोनों वर्ड्स हमारे इन तीनों सेंटेंसेस में फिट बैठ रहे हैं। एचआर डिपार्टमेंट हैज प्रोट्रैक्टेड द असेसमेंट प्रोसेस एंड स्टूडेंट्स दे प्रोट्रैक्टेड द डिस्कशन अननेसेसरीली। एंड थर्ड इज ड्यू टू द ऑस्टेरिटी मेजर्स implemented by the government. So I hope it's clear. Let's move to the next question. Next question is, I have dash ideas and thoughts for writing my new novel from various e-magazines. तो मेरे पास कुछ आइडियाज और थॉट्स हैं अपने नोवेल लिखने के लिए बहुत सारी ई-मैगजीन से। तो आई हैव डैश द आइडियाज मतलब बहुत सारे नोवेल्स और मैगजीन से मैंने वो आइडियाज लिए हैं अपने नोवेल लिखने के लिए। सो गार्नर्ड, ग्लीन्ड, पिक्ड अप, एक्वायर्ड या फिर गेन्ड, ये 5 वर्ड्स हैं। तो गार्नर्ड का मतलब भी होता है गैदर करना या कलेक्ट करना। ग्लीन का मतलब होता है ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जब हम अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेते हैं तो दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्लीन। देन पिक्ड अप मतलब उठाए हैं कहीं से। एक्वायर्ड मतलब कहीं से मैंने जब्त किए हैं, वो आइडियाज लिए हैं। गेन मतलब मैंने कहीं से वो आइडियाज जो हैं वो गेन किए हैं, प्राप्त किए हैं। सो इसका मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया जो है वो हमारा बनना चाहिए ग्लीन, क्योंकि इसमें लिखा है वी हैव वेरियस ई मैगजीन्स, मतलब अलग अलग सोर्सेज से मैंने वो अपने नोवेल के लिए आइडियाज और थॉट्स जो हैं वो गैदर किए हैं। गार्नर्ड भी सही है, इट इज गैदर और कलेक्ट ओनली, बट ग्लीन्ड इज मोर करेक्ट बिकॉज इट इज ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारा आई हैव ग्लीन्ड द आइडियाज एंड थॉट्स फॉर राइटिंग माई नोवेल फ्रॉम वेरियस ई मैगजीन्स। Next sentence is, we have dashed the information from different resources and hope it will help you in taking the correct decision. तो अगर हम यहाँ पे भी gleaned word लगाएंगे तो I think वो एकदम सही होगा, क्योंकि इसमें भी लिखा है कि different resources से हमने ये information collect की है और हमें लगता है कि ये आपको correct decision लेने में help करेगी. Then last month we implemented the strategy to revive dash sales but did not get any positive result. तो last month हमने बहुत सारी strategy लगाई कि हम किस तरह की सेल्स को रिवाइव कर सके, बट हमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। तो प्रॉमिसिंग सेल्स को रिवाइव कर सके, बिल्कुल नहीं। ठीक है, सैगिंग सेल्स को मतलब ऐसी सेल्स जो नीचे जा रही थी। सैगिंग मतलब क्या होता है, बिकमिंग वीकर और डिक्लाइनिंग। तो यहाँ के लिए सही रहेगा ये वर्ड, क्योंकि नीचे जा रही थी सेल्स, उनको रिवाइव करने की कोशिश की हमने। अगर प्रॉमिसिंग सेल्स ऑलरेडी है तो उनको रिवाइव करने की कोई जरूरत ही नहीं है। थ्राइविंग, ब्लूमिंग, फ्लरिशिंग, इन सब का मीनिंग यही है कि सेल्स अच्छी जा रही हैं, तो उनको रिवाइव करना कोई मतलब ही नहीं बनता। अच्छी जा रही है तो उनको और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं हम। रिवाइव करना मतलब कोई चीज़ बिल्कुल गर्त में नीचे जा रही है और उसको हम वापस से लाइफ में ले आए अपनी, मतलब उसको वापस से लाइव कर दें एकदम, तो वो होता है सजीव कर दें एक तरह से, तो उसको हम बोलते हैं रिवाइव करना किसी चीज़ को। तो वो तो इन चारों में ही नहीं हो सकता। प्रॉमिसिंग, थ्राइविंग, ब्लूमिंग, फ्लरिशिंग, इन सबका मतलब एक ही है, प्रॉस्पेरस, यानी कि समृद्धि ऑलरेडी है आपके पास। तो सेल्स नीचे जा रही होंगी जब भी तो आप उनको ऊपर करोगे ना। तो सैगिंग मतलब वीक हो रही है सेल्स, या सेल्स जो है या नीचे जा रही है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ग्लीन्ड एंड सैगिंग। आई हैव ग्लीन्ड द आइडियाज मतलब बहुत सारे सोर्सेज से मैंने आइडियाज कलेक्ट किए। दूसरा, वी हैव ग्लीन्ड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज। एंड लास्ट मंथ वी इम्प्लीमेंटेड द स्ट्रेटजी टू रिवाइव द सैगिंग सेल्स बट डिड नॉट गेट एनी पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, due to his family business, he had to dash his desire to become an architect. तो अपने फैमिली बिजनेस की वजह से जो आर्किटेक्ट बनने का उसका सपना था वो उसे छोड़ना पड़ा. ठीक है, he had to left his desire और he had to give up on his desire to become an architect. तो give up वर्ड हमारे किन वर्ड से मैच करता है वो देखते हैं. अटेन मतलब किसी चीज को पाना, उसको हम बोलते हैं अटेन करना. देन परपेट्रेट मतलब, परपेट्रेट का मतलब होता है कि कमिट इन एन इलीगल और हार्मफुल वे. किसी हार्मफुल या इलीगल एक्शन को अगर हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं परपेट्रेट. देन एब्जर इज रिनाउंस यानी कि त्यागना, किसी चीज को मैंने छोड़ दिया, तो ये वर्ड हो सकता है एब्जर. देन फोर्थ इज कमिट, मानी मैंने वो चीज कर दी, तो वो तो कर ही नहीं पा रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा. कंज्यूमेट इज कि बहुत ज्यादा ग्रेट स्किल्स दिखाना किसी चीज में, शोइंग ग्रेट स्किल इज नोन एज कंज्यूमेट. तो एब्जर वाला वर्ड हमारा सही रहा कि मैंने वो चीज त्याग दी, छोड़ दी, रिनाउंस कर दी. देन owing to tight security arrangement they had to dash their intention of stealing the antique masterpiece.
तो इसमें हो गया हमारा एब्जर वर्ड। अब इसमें आया कि टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट थे, इसीलिए उन्हें जो उनका मकसद था कि वो एंटिक मास्टरपीस चोरी करने आए थे, वो उन्हें छोड़ना पड़ा। तो इसमें भी हम एब्जर वर्ड यूज कर सकते हैं आराम से। तो ये दोनों हो गए हमारे। थर्ड सेंटेंस इज ही डिड नॉट वांट टू बी इन्वॉल्व्ड इन रिलीजियस डैश, दैट इज व्हाई ही वॉकड आउट फ्रॉम द हॉल। तो वो उस रिलीजियस डैश में नहीं पढ़ना चाहता था, इसीलिए वो हॉल छोड़ के और वो बाहर चला गया। सो स्क्वेबल, स्क्वेबल मीनिंग होता है आर्ग्यूमेंट। टसल मतलब होता है विगरस स्ट्रगल या खींचतानी हो जाती है जैसी, वो उस चीज को हम बोलते हैं टसल। थर्ड इज स्पेट। स्पेट इज लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर थिंग कमिंग इन क्विक सक्सेशन। एक साथ बहुत सारी चीजें आ रही हैं अगर, तो उसको हम बोलते हैं इट शुड नॉट बी स्पेट, इट शुड बी स्पैट। ठीक है, स्पैट मतलब झड़प जो हो जाती है। फिर क्वेरल और आर्ग्यूमेंट सब चीजें सेम है ये, लेकिन स्पैट का मतलब क्या होता है? स्पैट इज अ क्वेरल अबाउट एन अनइम्पॉर्टेंट मैटर। एक अनइम्पॉर्टेंट मैटर को लेके अगर हम झगड़ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पैट। तो ऑब्वियसली अगर मैटर इंपॉर्टेंट होता तो वो हॉल छोड़ के नहीं जाता। सो ही डिड नॉट वांट टू बी इन्वॉल्व्ड इन द रिलीजियस स्पैट, दैट इज व्हाई ही वॉकड आउट फ्रॉम द हॉल। इसीलिए वो हॉल से बाहर चला गया। तो एब्जर और स्पैट हमारे इन तीनों सेंटेंसेस में फिट हो जाएंगे। सो आंसर हो जाएगा हमारा इसका सी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, in his first meeting with the students, professor made it clear that he does not dash any interruption in his lectures. तो पहली ही मीटिंग में स्टूडेंट्स को क्लियर कर दिया, जो प्रोफेसर है, कि वो अपने लेक्चर्स में किसी भी तरह का इंटरप्शन नहीं चाहता है। ठीक है, सो he does not permit, he does not sanction, he does not tolerate, he does not allow और he does not brook. So what is the meaning of permit? किसी को परमिट करना, ठीक है, किसी भी चीज के लिए किसी को आज्ञा देना, उसको हम बोलते हैं परमिट। देन सैंक्शन, सैंक्शन इज पेनल्टी फॉर डिसोबेइंग अ लॉ। तो कोई लॉ या कोई रूल आपने तोड़ा है तो उसके लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं सैंक्शन। देन ही डज नॉट टॉलरेट, मतलब किसी चीज को टॉलरेट नहीं करना, सहन नहीं कर पाना। देन अलाउ और ब्रुक। अलाउ मतलब ही डज नॉट अलाउ, किसी चीज को अलाउ नहीं करना, किसी चीज की वही आज्ञा नहीं देना एक तरह से। ठीक है, और ब्रुक, ब्रुक का मतलब होता है टॉलरेट और अलाउ, विट इज समथिंग टिपिकली डिसेंट और ऑपोजिशन, जो ऑपोजिशन में हो या डिसेंट में हो, किसी चीज को टॉलरेट करना। तो परमिट, ही डज नॉट ब्रुक एनी इंटरप्शन, ही मेड इट क्लियर दैट ही विल नॉट आता अगर, तो हम बोलते हैं ही विल नॉट टॉलरेट और ही विल नॉट अलाउ, ही विल नॉट परमिट, सैंक्शन तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ही डज नॉट ब्रुक एनी इंटरप्शन इन हिज लेक्चर्स। तो वो किसी भी तरह का ब्रुक जो है, यानी कि किसी भी तरह का इंटरप्शन जो है, सॉरी, उसे ब्रुक नहीं करेगा, यानी कि टॉलरेट नहीं करेगा। देन आई टोल्ड, सॉरी, ये तो हो गया हमारा पहला सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं वर्ड सही बैठता है या नहीं। आई नो हर, शी वुड नॉट डैश एनी क्रिटिसिज्म ऑफ हर मदर्स वर्कशॉप फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट। तो मैं उसको जानता हूँ, वो अपनी मम्मी का जो वर्कशॉप है आर्ट एंड क्राफ्ट का, उसका कोई भी क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं करेगी। सो शी वुड नॉट ब्रुक एनी क्रिटिसिज्म फॉर हर मदर्स वर्कशॉप ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। नेक्स्ट इज द I asked him to contact his dash employer for current recruitment in his organization. तो I asked him to contact his dash employer, यानी कि his topical employer, his contemporary employer, his current employer, his recent employer या फिर his erstwhile employer. So मैंने उसके डैश एम्प्लॉयर से पूछा कि वो करंट रिक्रूटमेंट करेगा क्या उसकी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैंने उसको बोला कि वो अपने पहले वाले एम्प्लॉयर से, ऑब्वियसली यही आएगा ना, जो करंट एम्प्लॉयर है वो तो उससे तो पूछेगा नहीं, अपने पहले वाले एम्प्लॉयर से पूछे इस उसकी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट के लिए। तो टॉपिकल का मतलब होता है अ सब्जेक्ट ऑफ इमीडिएट रेलेवेंस, जो अभी आपके सामने एकदम इमीडिएटली। कंटेम्प्रेरी भी सेम पीरियड में जो होते हैं उनको बोलते हैं हम कंटेम्प्रेरी। जैसे बोलते हैं ना कंटेम्प्रेरी पोइट्स हैं, कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं, तो एक ही पीरियड में हो, जैसे 1990 में आपका भी जन्म हुआ है और 1990 में या 92 में आपके किसी कोलीग का भी जन्म हुआ है, तो वो बोलते हैं हम कंटेम्प्रेरी। देन करंट, तो करंट से पूछेंगे नहीं, आई आस्क्ड हिम टू कॉन्टैक्ट हिज करंट एम्प्लॉयर फॉर करंट रिक्रूटमेंट इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, तो ये होगा नहीं। तो रिसेंट, ये चारों जो है वो एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड के मीनिंग है, टॉपिकल, कंटेम्प्रेरी, करंट या रिसेंट। लेकिन अर्स्टवाइल का मतलब होता है फॉर्मर, पहले वाला। तो मैंने बोला उससे कि अपने पहले वाले एम्प्लॉयर से बात करे और उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जो करंट रिक्रूटमेंट चल रहा है उसको लेके उससे बात करे। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन ई, ब्रुक और अर्स्टवाइल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वी हैव बीन ऑर्डर्ड टू डैश फ्रॉम टेकिंग फीस विदाउट फाइन अमाउंट। तो हमें वी हैव बीन ऑर्डर्ड टू डैश फ्रॉम टेकिंग फीस विदाउट फाइन अमाउंट, मतलब फाइन अमाउंट दिए बिना हम फीस नहीं ले जा सकते, ये बोला गया है। देन आई टोल्ड हिम डैश टू फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉर्म्स विदाउट फोटो आईडी प्रूफ। तो इसमें भी वही निगेशन किया है दोनों में ही। सो वी हैव बीन ऑर्डर्ड टू एक्सटेंड फ्रॉम, एक्सटेंड मतलब किसी चीज को लंबा खींचना, तो ये नहीं हो सकता। वी हैव बीन ऑर्डर्ड टू मेंटेन फ्रॉम टेकिंग फीस, तो मेंटेन मतलब किसी चीज को मेंटेन करना, किसी चीज को वैसा ही रखना, तो ये भी नहीं हो सकता। वी हैव बीन ऑर्डर्ड टू कीप ऑन फ्रॉम टेकिंग फीस, बिल्कुल नहीं। वी हैव बीन ऑर्डर्ड टू डजिस्ट फ्रॉम टेकिंग फीस, डजिस्ट का मतलब क्या होता है, स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी चीज को रोकना, तो ये नेगेशन में आ गया, तो ये हो सकता है। देन वी हैव बीन ऑर्डर्ड टू परसिस्ट, परसिस्ट मतलब विच कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, जो चीज चली आ रही है और चलती ही जा रही है, तो ऐसा तो कहा नहीं है। निगेट, उन्हें मना किया है कि वो फीस नहीं ले जा सकते जब तक वो फाइन वाला अमाउंट नहीं भरेंगे, या फाइन अमाउंट के बिना वो फीस नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा वी हैव बीन ऑर्डर्ड टू डजिस्ट फ्रॉम टेकिंग फीस। देन आई टोल्ड हिम टू डजिस्ट फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉर्म्स विदाउट आईडी प्रूफ। अगर आईडी प्रूफ नहीं हो तो मैंने उसको मना कर दिया है कि वो फॉर्म्स एक्सेप्ट न करे, तो इसमें भी डजिस्ट फिट बैठ रहा है। देन द कंपनी वॉज नॉट रेडी फॉर द डैश ऑफ टेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट इलीगली। So the company was not ready for the effects of taking the contract, for the results, for the implication, for the ramification, for the outcomes. So what is the meaning of these words is, what is the meaning of implication? It is conclusion. If we conclude something, then it is known as implication. Ramification is a complex consequence of an action. If we are doing an action, then what will be the complex consequence of that action? दैट इज नोन एज रैमिफिकेशन। किसी एक्शन का हमें कंसिक्वेंस देखना है तो उसको हम बोलते हैं रैमिफिकेशन। आउटकम भी रिजल्ट हो गया, ठीक है, या जो रैमिफिकेशन है उसको हम हिंदी में बोलते हैं असर, किसी चीज का असर देखना। सो कंपनी वॉज नॉट रेडी फॉर द रैमिफिकेशंस ऑफ टेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट इलीगली। तो अगर वो वो कंपनी जो है अगर कॉन्ट्रैक्ट इलीगली ले लेती तो उस पर कुछ असर पड़ता, तो वो उस चीज के लिए रेडी नहीं थे। तो इसमें हम लिख देंगे द कंपनी वॉज नॉट रेडी फॉर द ramifications of taking the contract illegally. So our answer will be desist and ramification. अगर आप ये दोनों सॉल्व कर लोगे तो ये वाला तो आपका वैसे ही आ जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन देख के वैसे ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आई स्कोल्डेड हिम बिकॉज ही ट्राइड टू डैश द लेटर फ्रॉम माई हैंड्स। तो मैंने उसको डांटा क्योंकि उसने लेटर को मेरे हैंड से मिटाने की कोशिश की या लेने की कोशिश की, इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। लेटर, ये लेटर वो वाला लिखने वाला लेटर है, ठीक है। तो लेटर मेरे हाथ से छीनने की कोशिश की या लेने की कोशिश की, तो मैंने उसको डांट दिया। तो आई स्कोल्डेड हिम बिकॉज ही ट्राइड टू डैश। तो एक्सटॉर्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटॉर्ट? एक्सटॉर्ट इज ऑब्टेन बाय फोर्स और थ्रेट, धमकी देके लेना, उसको हम बोलते हैं एक्सटॉर्ट। सेकेंड इज स्नैच, स्नैच मतलब सिंपल छीन लेना किसी के हाथ से। ग्रैब, ग्रैब इज किसी का हाथ जोर से पकड़ लेना या किसी का कोई भी मतलब चीज जो है जोर से एकदम से उसको पकड़ लेना। ग्रास्प सडनली, दैट इज नोन एज ग्रैब, तो वो नहीं होगा। देन सीज, सीज मतलब किसी चीज को सीज कर देना, यानी कि किसी चीज को छुपा देना या किसी चीज पर रोक लगा देना, उसको हम बोलते हैं सीज। एंड रेस्ट इज किसी चीज से किसी के लिए लड़ना, रेसलिंग होती है तो हम लड़ते हैं एक दूसरे से, पंच वंच मारते हैं और लड़ते हैं, एक पर्सन की ग्रास्प से कुछ चीज छुटाने की कोशिश करते हैं। सो आई स्कोल्डेड हिम बिकॉज ही ट्राइड टू इधर स्नैच और इधर रेस्ट, इन दोनों में से ही कुछ भी हो सकता है, बाकी तो तीनों बेकार हैं हमारे, तो या तो स्नैच होगा या रेस्ट होगा। तो दूसरा देख लेते हैं हमारा क्या बैठेगा इसमें। ही इज प्लानिंग टू डैश द कंट्रोल ऑफ द पार्टी फ्रॉम इट्स करंट लीडर। तो वो चाह रहा है कि जो करंट लीडर है उससे वो पार्टी का कंट्रोल छीन ले, ठीक है। सो ये हो सकता है, इसमें भी रेस्ट और स्नैच दोनों आ सकते हैं। अब थर्ड मीनिंग थर्ड वर्ड हमारा जो है वो देखते हैं। थर्ड हमारा सेंटेंस जो है, वन डैश ड्रॉबैक ऑफ दिस पॉलिसी इज दैट इट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड दैट इज वाई वी आर कंसिडरिंग द अदर पॉलिसीज टू इम्प्लीमेंट। सो ये है कि इस पॉलिसी का एक बड़ा ड्रॉबैक है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए हम दूसरी पॉलिसीज देख रहे हैं कि वो हम इम्प्लीमेंट कर सके। सो हमारे पास दो वर्ड है, स्नैच और रेस्ट, और इनके अगेंस्ट में हमारे पास स्लाइट और ग्लेयरिंग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लाइट? स्लाइट इज वेरी लिटिल। तो if there has been a slight drawback in this policy, they would not have gone for the next policy. अगर बहुत छोटा सा ड्रॉबैक होता है एक्सपेंसिवनेस का तो वो लोग दूसरी पॉलिसी के लिए नहीं जाते। एंड ग्लेयरिंग इज
हाईली ऑब्वियस और कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस मतलब जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, हाईली ऑब्वियस है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है चीज, फिर भी हम अगर उसमें जाएं तो वो हमारी बेवकूफी है। तो यही ड्रॉबैक है इस पॉलिसी का। इट इज अ ग्लेयरिंग ड्रॉबैक ऑफ दिस पॉलिसी दैट इट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड दैट इज व्हाई वी आर कंसिडरिंग द अदर पॉलिसीज टू इम्प्लीमेंट। सो द करेक्ट वर्ड फॉर दीज टू सेंटेंसेज विल बी रेस्ट। रेस्ट का एक और मतलब बता देती हूँ मैं। दिस इज टू गेट समथिंग विद एफर्ट और डिफिकल्टी। तो किसी बहुत बुरी तरीके से बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगा के अगर हम कोई चीज पाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट। सो ही इज प्लानिंग टू रेस्ट द कंट्रोल ऑफ द पार्टी फ्रॉम इट्स करंट लीडर। एंड इसमें आ जाएगा हमारा वन ग्लेयरिंग ड्रॉबैक ऑफ दिस पॉलिसी इज इट इज वेरी एक्सपेंसिव। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शी हैड टू डैश इन कैलिफोर्निया ड्यू टू हिज ट्रेनिंग सेशन। तो अपने ट्रेनिंग सेशन की वजह से उसे कैलिफोर्निया में डैश करना पड़ रहा है। सो शी हैड टू स्टेड यानी कि रहना पड़ रहा है, शी हैड टू हॉल्टेड यानी कि रुकना पड़ रहा है, शी हैड टू स्टॉप देयर, देन शी हैड टू सजर्न। सजर्न मतलब इट इज सॉजन नॉट सजर्न, ओके, इट इज सॉजन। सो शी हैड टू सॉजन। सॉजन मीन्स टू रिमेन फॉर अ टेम्पररी पीरियड, अ टेम्पररी स्टे, यू कैन से स्टे समवेयर टेम्पररी। अगर हम कहीं पे कुछ देर के लिए रुकते हैं, कहीं दूर कुछ देर के लिए रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं सॉजन। देन लिव्ड यानी कि वहां रहना पड़ रहा है, ड्वेल्ड रहना पड़ रहा है। तो शी डज नॉट हैव टू और शी डू नॉट हैव टू स्टे देयर परमानेंटली, शी हैव टू स्टे देयर फॉर अ टेम्पररी पीरियड बिकॉज ऑफ हर और हिज ट्रेनिंग सेशन। तो ट्रेनिंग सेशन है किसी के, उसकी वजह से उसे कैलिफोर्निया में रहना पड़ रहा है, तो टेम्पररी स्टे है उसकी। तो सजन विल बी करेक्ट, ओके, सजन। सो SOJOURN, सॉजन। नाउ आई एम प्लानिंग टू डैश इन जर्मनी विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ऑब्वियसली हमेशा के लिए तो वो रहेगा नहीं, थोड़ी देर के लिए वो जर्मनी में रहना चाह रहा है, तो टेम्पररी स्टे हो गई। सो आई एम प्लानिंग टू सर्जन इन जर्मनी विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। एवरीबडी प्रेज मर्केल बिकॉज ही मेड डैश एफर्ट्स फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो सबने जो है मर्केल की बहुत तारीफ की क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए थे अपना प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट करने के लिए। तो ज़्यादा एफर्ट लगाएगा जब भी उसको प्रेज मिलेगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्पेबल? कल्पेबल इज डिजर्विंग ब्लेम, यानी कि जो दंडनीय होता है वो। तो ये नहीं हो सकता कि ही मेड ब्लेम एफर्ट्स और ही मेड कल्पेबल एफर्ट्स। देन रिपग्नेंट। रिपग्नेंट मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपग्नेंट? इट इज अनएक्सेप्टेबल। कोई चीज़ जो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं रिपग्नेंट। तो रिपग्नेंट उसने कोई अनएक्सेप्टेबल एफर्ट्स तो किए नहीं है। ही मेड क्रेडिटेबल एफर्ट्स फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिटेबल? द मीनिंग ऑफ क्रेडिटेबल इज डिजर्विंग पब्लिक एक्नॉलेजमेंट एंड प्रेज बट नॉट नेसेसरीली आउटस्टैंडिंग और सक्सेसफुल। जरूरी नहीं है कि कोई सक्सेसफुल हो उसी के लिए, बस आप क्रेडिट देना चाहते हो कि हाँ इसने एफर्ट किए हैं, कोई एक्नॉलेजमेंट उसको मिलनी चाहिए पब्लिकली, कोई परफॉर्मेंस या उसने एफर्ट या कोई एक्शन लिया है, पता नहीं वो सक्सेसफुल होगा या नहीं आगे, बट उसने एफर्ट किया है कि उसको क्रेडिट्स मिलने चाहिए। सो क्रेडिटेबल विल बी अ गुड वर्ड फॉर दिस सेंटेंस। देन कंटेम्प्टेबल। कंटेम्प्टेबल इज अगेंस्ट डिजर्विंग कंटेम्प्ट और हेट्रेड विच डिजर्व हेट्रेड। तो ऐसा कोई काम नहीं किया उसने कि उसे हेट्रेड दी जाए, उसे बल्कि प्रेज किया जा रहा है। एंड मीडियोकर इज दैट इज ऑफ एवरेज क्वालिटी। समथिंग विच इज ऑफ एवरेज क्वालिटी, नॉट बैड और नॉट गुड, दैट इज नोन एज मीडियोकर। तो ये भी नहीं हो सकता। सो हमारा करेक्ट जो मीनिंग है इसका वो क्रेडिटेबल से ही निकल के आ रहा है। सो दिस सी विल बी करेक्ट आंसर, दैट इज ही मेड creditable efforts for completing the project on time. ठीक है, let's move to the next question, that is 8th one. So Alex aided and dash him in committing the crime, that is why he has also been arrested. तो aid मतलब किसी की help करना, to help someone. तो एलेक्स ने उसको एड किया, हेल्प की और डैश किया उसको उस क्राइम को कमिट करने में, इसलिए उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। सो थ्वाटेड। थ्वाटेड मतलब प्रिवेंट समवन फ्रॉम अकम्प्लिशिंग समथिंग, किसी चीज को किसी चीज में सफल होने से रोकना, उसकी हर कोशिश को नाकाम करना। तो वो तो किया नहीं है एलेक्स ने, ऑब्वियसली हेल्प किया, तो हेल्प से रिलेटेड वर्ड ही आएगा हमारा, तो ये हमारा नहीं हो पाएगा। देन डॉन्टेड। डॉन्टेड इज किसी को धमकाना। तो ऑब्वियसली किसी को क्राइम करने में अगर आप हेल्प कर रहे हो तो आप उस इंसान को धमकाओगे नहीं। लाइक एलेक्स ने अगर बी की हेल्प की है तो वो बी को धमकाएगा नहीं, सो हेल्प ही करेगा, तो ये भी नहीं होगा डॉन्टेड। देन इम्पीडेड। इम्पीडेड इज टू डिले और प्रिवेंट बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग देम। अगर हम किसी चीज को डिले कर रहे हैं या किसी चीज को प्रिवेंट कर रहे हैं उनको ऑब्स्ट्रक्ट करके, तो उसको हम बोलते हैं इम्पीड करना, तो ये भी नहीं होगा। अबेटेड। अबेटेड का मतलब होता है असिस्ट समवन टू डू समथिंग रॉन्ग,
किसी को किसी गलत चीज में अगर हम सहायता कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं अबेट, अबेट करना, ठीक है। सो अबेटेड हो सकता है। देन डिटर्ड, डिटर्ड इज डिस्करेज समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को किसी चीज से करने से रोकना या डिस्करेज करना कि नहीं तुम ये काम नहीं कर सकते, तो वो भी नहीं हो सकता। तो इसमें अबेट वर्ड जो है वो सही बैठेगा। सो एलेक्स एडेड and abated him in committing the crime, because the meaning of abated itself is to encourage or to assist someone to do something wrong, particularly crime. Okay, so the investigation next जो हमारा sentence है वो क्या हो जाएगा, ये इसमें तो abet सही बैठ गया। Now investigation officer has said that the criminals had been aided and again abetted by one of the office employees. So investigation officers ने बोला कि क्रिमिनल्स को जो है किसी ने हेल्प की है और किसी ने अबेट किया है, और वो ऑफिस एम्प्लॉयज में से ही एक है जिसने उनकी हेल्प की है गलत काम करने में। इफेक्टिव, ठीक है। सो ये वाला भी हमारा यहाँ सही बैठ गया। नाउ लास्ट इज ही हैड सीवियर हेडेक बट ही हैड टू अटेंड द प्रेस कॉन्फ्रेंस, दैट इज व्हाई ही टुक डैश मेडिसिन। अब बहुत ज्यादा उसके सीवियर हेडेक हो रहा था, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी अटेंड करनी थी, तो इसका मतलब उसने एक अच्छी मेडिसिन ही ली होगी, पावरफुल मेडिसिन ली होगी। So powerful, influential, effectual, potent या effective. So what is the meaning of potent? Potent is having great power or influence. तो हम influential भी यूज कर सकते हैं, but we use influential generally with persons. तो हम जो लोग होते हैं उनके लिए हम influential, he has an influential personality, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। मेडिसिन के लिए नहीं यूज कर सकते। या इफेक्चुअल या पावरफुल पर्सनैलिटी है तो वो उसके लिए यूज कर सकते हैं। हम आम भाषा में भी से कि हाँ हमने बहुत पावरफुल मेडिसिन ले ली, but it is not the correct word to use. The correct word to use for a medicine is potent, which has a great influence or it has a great power. दोनों चीजें आ जाती है। तो उस पे जो हेडेक है उस पे बहुत अच्छा इफेक्ट आया, उसने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड कर ली। ठीक है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is he is wonderful writer and will be dashed by chief minister in the function. तो वो एक बहुत ही वंडरफुल राइटर है और चीफ मिनिस्टर जो है उसको डैश करेंगे फंक्शन में। तो अगर हम इसका मीनिंग देखें तो क्या है, उसको मतलब उसको कुछ अच्छा ही करेंगे वो फंक्शन में, उसको कोई अवार्ड वगैरह देंगे इस तरह से। ठीक है। सो ही विल बी ऑनर्ड, ही विल बी फेटेड, ही विल बी प्रेज, ही विल बी वेलकम्ड और ही विल बी कमेमोरेटेड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेटेड? अब ऑनर्ड का मतलब सबको पता है। ऑनर्ड मतलब किसी को जो है अच्छा कुछ ऑनर करना, किसी को सम्मान देना। फेटेड मतलब ऑनर समवन लैविशली, किसी को बहुत सम्मान देना लेकिन उत्सव पूर्वक, बहुत ही अच्छी तरीके से किसी को सम्मान करना। ऑनर और एंटरटेन समवन लैविशली, बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है। सो ये हो सकता है हमारा। प्रेज करना, तो अगर वंडरफुल राइटर है तो उसका सिर्फ उसका सम्मान करेंगे ऑब्वियसली, उसको सिर्फ ये नहीं कि उसका प्रेज करके उसको छोड़ देंगे कि उसकी तारीफ कर दी और उसको छोड़ दिया। ही विल बी वेलकम नहीं, ही विल बी कमेमोरेटेड मतलब उसको याद किया जाएगा। तो याद जो है जो पहले चीजें हो चुकी हैं या किसी की जो है हमारे जैसे हमारे वो होते थे स्ट्रगल, जो लीडर्स रहे हैं हमारे स्ट्रगल के, तो उनको हम याद करते हैं। जिनकी डेथ हो चुकी है उनको हम याद करते हैं। तो कमेमोरेट मतलब किसी को याद करना, ठीक है, रिकॉल या शो रेस्पेक्ट फॉर, तो वो चीज भी नहीं हो सकती। तो इन दोनों में से हो सकता है या तो ऑनर करेंगे या फेटेड, यू विल बी फेटेड। Now, Ellen was one of the leading female entrepreneurs and was dashed by famous industrialists of the country at the event. तो इसमें भी वही चीज है कि एलन जो है वो लीडिंग फीमेल एंटरप्रेन्योर थी और उसको भी फेटेड या ऑनर किया गया। एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट ने उसको फेट किया या फिर उसको ऑनर किया। देन अब हमारा जो सेंटेंस है थर्ड वाला, उससे हमें पता चलेगा कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा या सेकेंड। So today in the meeting we discussed the various reasons behind the sharp dash in company's profit and formulated the new strategy to improve the sales figure. तो अब यह है कि आज की मीटिंग में हमने बहुत सारे डिस्कस किए। किस चीज के रीजंस डिस्कस किए? कि जो शार्प ऑगमेंटेशन या शार्प जो स्लाइड आया, स्लाइड मतलब जो एकदम नीचे चला गया है उसको हम बोलते हैं स्लाइड, और ऑगमेंटेशन हम किसको चीज को बोलते हैं, किसी चीज को हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ग्रेटर इन साइज या अमाउंट, कोई चीज अगर साइज में बहुत बढ़ती जा रही है तो उसको हम बोलते हैं ऑगमेंट होती जा रही है। सो आज की मीटिंग में हमने ये डिस्कस किया कि जो शार्प स्लाइड या ऑगमेंटेशन आया है कंपनी के प्रॉफिट में वो, और ऐसी स्ट्रैटेजी हमने फॉर्मुलेट की जिससे हम सेल्स फिगर को इम्प्रूव करेंगे। तो अगर किसी चीज को आपको इम्प्रूव करना है तो इसका मतलब वो नीचे वाले एरिया में है, ऊपर वाले एरिया में नहीं है। तो ऑगमेंटेशन वर्ड यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा स्लाइड, यानी कि नीचे जा चुकी है, शार्प स्लाइड हो चुका है कंपनी के प्रॉफिट में और हम एक नई स्ट्रेटेजी निकाल रहे हैं जिससे ये जो स्लाइड है वो ऊपर की तरफ जाए, हमारी सेल्स फिगर ऊपर चली जाए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फेटेड और स्लाइड। सो इज अ वंडरफुल राइटर एंड ही विल बी फेटेड बाय चीफ मिनिस्टर इन द फंक्शन
Ellen was one of the leading female entrepreneurs and was feted by famous industrialists of the country at the event. And today in the meeting, we discuss the various reasons behind the sharp slide in the company's profit. Okay. Now let's move to our last question. If you want to reach in the semi-final, then you will have to dash them in today's match. तो अगर आज आपको सेमीफाइनल में पहुंचना है तो आज के मैच में उन्हें ऑब्वियसली हराना होगा, ठीक है. Then you will not be able to dash me in the debate competition, he said confidently. So confidently उसने बोला कि तुम मुझे debate competition में हरा नहीं सकते. And last is, these machines are very old and do not work properly and have dash our production capacity. तो ये मशीन्स बहुत ओल्ड हो गई हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से काम नहीं करती हैं, तो इन्होंने हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी कम कर दिया है. तो तीनों चीज़ों में कम 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 यूज में आएगा. सो अब आते हैं हमारे वर्ड्स. राउट इज डिसऑर्डरली रिट्रीट ऑफ डिफीटेड ट्रूप्स. तो कोई भी डिफीटेड ट्रूप्स जो है, मतलब जो ट्रूप्स हार गई, वो वहां छोड़ के, मैदान छोड़ के भाग जाए, उसको हम बोलते हैं राउट. सेकेंड इज ट्राउंस. ट्राउंस इज डिफीट हेविली इन अ कंटेस्ट. किसी को किसी कॉन्टेस्ट में बहुत बुरी तरीके से डिफीट करना, उसको हम बोलते हैं ट्राउंस. देन नेक्स्ट इज ओवरकम. ओवरकम मतलब किसी भी चीज के ऊपर आ जाना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ओवरकम करना. वैंक्विश. वैंक्विश का मतलब होता है वैंक्विश का मतलब होता है डिफीट थॉरली, किसी को पराजित करना, किसी को बहुत अच्छी तरीके से मात देना. और बेस्ट का मतलब आपको पता ही है. सो बेस्ट का मतलब इसमें होगा आउटविट और गेट द बेटर ऑफ समवन. किसी का बहुत अच्छी तरीके से कुछ चीज बाहर निकाल के लाना, बेस्ट बाहर निकाल के लाना, उसको हम बोलते हैं बेस्ट. मतलब किसी का सबसे बढ़िया चीज बाहर निकाल के लाना, या किसी को आउटविट करना, या गेट द बेटर ऑफ समवन, या किसी को डिफीट करना, उसको भी हम बेस्ट बोलते हैं. सो इफ यू वांट टू रीच इन द सेमीफाइनल, देन यू विल हैव टू, ओवरकम तो आएगा ही नहीं, ठीक है, राउट भी नहीं आएगा, ट्राउंस, वैंक्विश या बेस्ट, इन तीनों में से हो सकता है. You have to best them in today's match, या you will not be able to best me in the debate competition. ठीक है, तो ये हो जाएगा. Then next is these machines are very old and do not work properly and have dash our production capacity. तो मेरी production capacity को कम कर दिया है. तो fortified मतलब होता है strengthen करना किसी चीज को. Braced मतलब again it is make stronger or firmer, किसी चीज को और ज्यादा firm करना या strong करना, उसको हम बोलते हैं ब्रेस करना. देन रीइंफोर्स. रीइंफोर्स भी वही चीज है, किसी चीज को और भी ज्यादा हम मजबूत बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रीइंफोर्स कर दिया. और सपोर्ट, वही सपोर्ट हो गया, किसी चीज को हम सपोर्ट कर रहे हैं. और लास्ट हो गया हमारा एनफीबल्ड. एनफीबल्ड मीन्स मेक समथिंग और समवन वीक. किसी को कमजोर बना देते हैं अगर हम, तो उसको हम बोलते हैं एनफीबल्ड. तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथन तो करेगी नहीं, अगर मशीन्स ओल्ड हैं और काम नहीं कर रही हैं तो वो हमारे प्रोडक्शन को कम ही करेंगी. सो दे विल एनफीबल्ड आवर प्रोडक्शन. ठीक है, अब ये जो हमारा बेस्ट है यहाँ पे, इट शुड नॉट बी बेस्ट, इट शुड बी बीट, आई थिंक. ठीक है, आई थिंक ये मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको बीट कर लेना आप लोग. सो इफ यू वांट टू रीच इन द सेमीफाइनल, देन यू विल हैव टू बीट देम इन टुडेज मैच, एंड यू विल नॉट बी एबल टू बीट मी इन द डिबेट कॉम्पिटिशन. तो आप मुझे बीट नहीं कर पाओगे डिबेट कॉम्पिटिशन में. सो ये वर्ड्स हमारे इसमें फिट बैठ रहे हैं दोनों. ये बीट होगा, इट इज नॉट बेस्ट, इट शुड बी बीट, एंड enfeebled is fitting in this one. So these machines are very old and do not work properly and have enfeebled our production. हमारे प्रोडक्शन को कम कर दिया है. Okay, so these were the 10 fill in the blank questions. I hope you guys have understood the lecture completely. So अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और अगर आप लोगों को लेक्चर जो है वो पसंद आया है और लेक्चर्स जो है समझ में आए हैं, सारे वर्ड जो मैंने आपको बताए, वोकैबुलरी क्या है इस चीज़ के लिए आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, तभी आप लोग वर्ड का मीनिंग समझ के उसको सेंटेंस में फिट कर पाओगे. सो यू हैव टू स्ट्रेंथन योर वोकैबुलरी फॉर सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो गाइज प्लीज़, अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो और सब कुछ चीज़ समझ में आ गई हो, सो डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. Okay, and if you want more content, then you can visit the site known as www.ibpsguide.com. So इस साइट पे विजिट करके आप वहाँ पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और भी बहुत कुछ है. आप इस साइट पे ज़रूर विजिट करना. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे.